जी, नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी तैयारी भी शानदार तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की इस क्लास में। साथियों, इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही छोटा-सा टॉपिक है आपका, जो आपके आकलन के प्रकार होते हैं ना कि अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन या अधिगम के रूप में आकलन, ये जो आपके पूछे जाते हैं, बहुत बार क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं इन तीनों से। तो इसको वहाँ पर जानेंगे कि ये होते क्या हैं, इसको सरल भाषा में और आपके उदाहरण के साथ समझेंगे। आज के बाद आपको ये दोबारा पढ़ने नहीं पड़ेंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। तो चलिए अभी शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, पहला होता है आपका अधिगम के लिए आकलन। क्या होता है भाई? अधिगम के लिए आकलन यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग। इसका अर्थ क्या होता है भाई? अधिगम के लिए आकलन वह आकलन है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। कैसे किया जाता है भाई? जो आपकी शिक्षण प्रक्रिया चलती है उसी के दौरान आप जो कोई आकलन करते हैं तो वो कहलाता है आपका अधिगम के लिए आकलन, है ना? ताकि यह जाना जा सके कि विद्यार्थी कितना सीख रहा है और आगे की शिक्षण रणनीति में सुधार किया जा सके। यानी कि भई जैसे आप शिक्षण कर रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं, उसके दौरान आप जो आकलन करते हैं वो कहलाता है आपका अधिगम के लिए आकलन। ठीक है दोस्तों? तो उसमें उससे क्या होता है भई, उससे ये पता लगता है आपको कि भई विद्यार्थी कितना सीख रहा है, कितना उसने सीखा है, आपकी जो रणनीतियाँ हैं पढ़ाने की वो प्रभावी रहीं कि नहीं रहीं। अगर कुछ कमियाँ हैं तो आप जो शिक्षण रणनीति है उसमें भी सुधार कर सकते हैं इस आकलन के द्वारा। ठीक है दोस्तों? अब इसका उद्देश्य क्या होता है भई? देखिए, तो इसका उद्देश्य होता है विद्यार्थियों की कठिनाई की पहचान करना कि भाई विद्यार्थी कहाँ-कहाँ कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं। शिक्षक का अपने शिक्षण में सुधार करने में सहायता, सही बात है। देखिए कि भई जो आप आकलन करेंगे शिक्षण प्रक्रिया के दौरान, उसमें जो आप आकलन के बाद रिज़ल्ट आएँगे आपके सामने, तो आपको पता लगेगा कि भई विद्यार्थी किस प्रकार सीख रहा है, कितना सीख रहा है, कैसे सीख रहा है। तो उसके माध्यम से आप अपनी जो शिक्षण टीचिंग स्किल्स होती हैं, आपकी शिक्षण विधियाँ होती हैं, आप उनमें भी सुधार कर पाते हैं, कर सकते हैं। और आपका तीसरा क्या है उद्देश्य है कि विद्यार्थियों को समय पर प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक देना कि भाई समय-समय पर विद्यार्थियों को फीडबैक भी मिलती रहती है कि भाई आप इतना सीख रहे हैं, इतना इतना सीखा है आपने, ठीक है? अब इसकी देखते हैं भाई विशेषताएँ क्या होती हैं। देखिए, इसकी विशेषताएँ भी होती हैं भाई। इसकी अधिगम के लिए आकलन की बात हो रही है दोस्तों, अभी पहले की बात हो रही है असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है? तो उसकी विशेषताएँ क्या होती हैं भाई? तो देखिए, ये एक तो ये निरंतर होता है भई, इसकी विशेषता क्या है कि ये निरंतर होता रहता है। सही बात है भई, क्योंकि अधिगम प्रक्रिया के दौरान करते हैं आप तो ये निरंतर होगा ही होगा। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह से हो सकता है वो, आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। और आपका सुधारात्मक यानी फॉर्मेटिव प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का होता है भई ये? ये होता है आपका फॉर्मेटिव प्रकृति, ठीक है? इसको क्या बोलेंगे? रचनात्मक मूल्यांकन भी बोल सकते हैं। फॉर्मेटिव को क्या बोला जाता है भई? रचनात्मक भी बोल सकते हैं आप, है ना? रचनात्मक मूल्यांकन जो होता है उसके अंतर्गत उसको बोला जाता है। अभी आपका रचनात्मक मूल्यांकन की बात होगी, वहाँ आप बताएँगे कि ये अधिगम के लिए आकलन हो रहा है। किसके लिए भाई? अधिगम के लिए आकलन हो रहा है, ठीक है? अंक देने से अधिक सुधार पर बल, यहाँ पर अंक देने पर बल नहीं दिया जाता है, यहाँ पर सुधार के लिए बल दिया जाता है कि भाई किस प्रकार आप सुधारें, बच्चों की जो सीखने की प्रकृति है उसको सुधारें, आप टीचिंग स्किल्स हैं आपकी उसको सुधारें, तो सुधारने पर बल होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसको समझते हैं भई एक उदाहरण से। अब देखिए विशेषताएँ आपने समझ ली, अब उदाहरण देखिए, उदाहरण से कैसे समझेंगे इसको? इसके उदाहरण है कक्षा में प्रश्न पूछना। भई आप कक्षा में प्रश्न पूछ सकते हैं, आप पढ़ाने के दौरान गृह कार्य की जाँच करना, मौखिक प्रश्नोत्तर कुछ भी पूछ सकते हैं, कक्षा में चर्चा वगैरह करवा सकते हैं और लघु क्विज़ या आपकी जो क्विज़ वगैरह होती हैं, उनको करवा सकते हैं। तो ये आपकी अधिगम के लिए आकलन के अंतर्गत आती हैं, ठीक है? अब एक और उदाहरण से समझिए कि गणित की कक्षा में भिन्न सिखाने के बाद शिक्षक कुछ मौखिक प्रश्न पूछता है। भई आप शिक्षक हैं, आपने गणित पढ़ाया, गणित में क्या टॉपिक पढ़ाया कि भिन्न, भिन्न क्या होती हैं? उसको सिखाने के बाद अब आप क्या करेंगे कि बच्चों से मौखिक प्रश्न सवाल-जवाब करेंगे, ठीक है? यदि अधिकांश विद्यार्थी गलत उत्तर देते हैं, तो शिक्षक पुनः समझाता है। सही बात है भई, अगर अधिकांश बच्चे आप प्रश्न पूछ रहे हैं, उसका उत्तर गलत देते हैं, तो क्या करेंगे आप? भई दोबारा से समझाएँगे, है ना? यह होता है अधिगम के लिए आकलन। आ गया होगा समझ आपको कि भाई शिक्षण प्रक्रिया के दौरान उस आकलन हुआ, उसने क्या, आपको शिक्षक ने पूछा जो टॉपिक पढ़ाया उसके बारे में। अब अगर जो बच्चे हैं उन्होंने मेजॉरिटी के साथ गलत जवाब दिया तो क्या होगा? भाई शिक्षक दोबारा पढ़ाएगा, ठीक है? किसी और रणनीति से पढ़ा सकता है, वो अपनी शिक्षण विधि में सुधार कर सकता है। तो ये होता है आपका अधिगम के लिए आकलन यानी असेसमेंट
फॉर लर्निंग। ठीक है भाई, असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। दूसरा क्या है आपका, अधिगम का आकलन यानी असेसमेंट ऑफ लर्निंग। क्या भाई, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अब ये क्या होता है, इसका अर्थ देखिए। देखिए, अधिगम का आकलन वह आकलन है जो शिक्षण समाप्त होने के बाद किया जाता है। भाई ये कब किया जाता है, ये आपका जो शिक्षण प्रक्रिया होती है उसको समाप्त होने के बाद किया जाता है। ठीक है, जिससे यह पता चलता है कि विद्यार्थी ने कितना और क्या सीखा। भाई विद्यार्थी ने कितना सीखा और क्या क्या सीखा, ये आपका होता है अधिगम के का आकलन, सॉरी अधिगम का आकलन। क्या भाई, अधिगम का आकलन वो होता है आपका जो शिक्षण प्रक्रिया समाप्त होने के बाद आप आकलन करते हैं, यानी शिक्षण के बाद जो आप आकलन करते हैं वो आपका होता है अधिगम का आकलन। ठीक है यार, समझ आ गया होगा। अब देखते हैं इसके उद्देश्य क्या होते हैं। ठीक है भाई, चलिए देखिए, इसके उद्देश्य हैं विद्यार्थियों की उपलब्धि मापना, ग्रेड या अंक देना, प्रमोशन या प्रमाणन देना। भाई अधिगम का आकलन जो है इसके उद्देश्य होते हैं विद्यार्थियों की उपलब्धि मापना, उनकी अचीवमेंट कितनी रही, और ग्रेड या अंक प्रदान करना, या प्रमोशन या प्रमाण पत्र वगैरह देना। तो ये होते हैं इसके उद्देश्य। अब विशेषताएं क्या होती हैं भाई इसकी, इसकी विशेषताएं होती हैं अंतिम या समापन आकलन, यानी कि लास्ट में जो होता है आपका, इसको औपचारिक होता है। ये बिल्कुल क्या होता है भाई, ये औपचारिक होता है और परिणाम उन्मुख होता है कि इसमें परिणाम आता है कि विद्यार्थी पास हुआ, फेल हुआ, कितने अंक आए, कितने नहीं आए, ये होता है। ठीक है, और ये तुलना पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है भाई, तुलना पर आधारित होता है। ठीक है, ये आपका हुआ अधिगम का आकलन यानी असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ठीक है, अब इसको उदाहरण से समझिए आप। जैसे उदाहरण क्या है, उदाहरण से अच्छे से समझ आएगा। देखिए, वार्षिक परीक्षा होती है आपकी, जैसे अर्धवार्षिक परीक्षा हो जाती हैं, बोर्ड परीक्षाएं होती हैं, अंतिम परियोजना कार्य होते हैं ना भाई सभी विद्यालयों में, कॉलेजों में, स्कूल्स में, है ना। तो वो होते हैं आपके अधिगम का आकलन कि आपने क्या क्या सीखा, कितना सीखा, आपकी जो उससे आपको आकलन किया जाता है। ठीक है भाई, देखिए उदाहरण से समझिए कि कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा के माध्यम से यह निर्धारित किया जाता है कि विद्यार्थी ने पूरे वर्ष का पाठ्यक्रम कितना सीखा। यह अधिगम का आकलन है कि भाई आपकी जो 10th बोर्ड की परीक्षा होती है, उस परीक्षा में क्या होता है कि भाई परीक्षा के बाद आपका रिजल्ट आता है। रिजल्ट के बाद उससे आपको ये पता चलता है भाई परीक्षा क्या है, आपका आकलन ही तो हो रहा है, वो आकलन हो रहा है लेकिन शिक्षण प्रक्रिया के बाद, है ना। आपकी शिक्षण प्रक्रिया पूरी हुई उसके बाद आकलन हो रहा है। आकलन के बाद जो आपका रिजल्ट आता है उसके आधार पर निर्धारित होता है कि विद्यार्थी ने पूरे वर्ष पाठ्यक्रम में कितना सीखा, क्या सीखा और किस प्रकार सीखा। तो ये होता है आपका अधिगम का आकलन। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई अब देखते हैं अगला आपका अधिगम के रूप में आकलन। क्या है भाई, अधिगम के रूप में आकलन यानी असेसमेंट एज लर्निंग। क्या है भाई, असेसमेंट एज लर्निंग। अब ये क्या होता है, इसका अर्थ समझिए। इस प्रकार के आकलन में विद्यार्थी स्वयं अपने अधिगम का आकलन करता है। भाई इसमें क्या होता है कि विद्यार्थी जो होता है, बच्चा जो होता है, वो अपने स्वयं का आकलन करता है। इसमें आत्म मूल्यांकन और सहपाठी मूल्यांकन शामिल होते हैं। क्या क्या होते हैं भाई इसमें, एक तो आत्म मूल्यांकन यानी स्वयं मूल्यांकन कर रहा है तो आत्म मूल्यांकन हुआ, और आपका सहपाठी मूल्यांकन, जो आपके सहपाठी हैं उनका आप मूल्यांकन करते हैं, उनकी कॉपी वगैरह जांचते हैं, तो वो आपका इसमें शामिल होता है। किसमें भाई, अधिगम के रूप में आकलन। ठीक है दोस्तों, अब इसका उद्देश्य समझिए। विद्यार्थियों में आत्मचिंतन की क्षमता विकसित करना, बी, और दूसरा है आपका स्व अधिगम को प्रोत्साहित करना या जिम्मेदारी की भावना को विकसित करना। इसका उद्देश्य यही होता है कि विद्यार्थियों में आत्मचिंतन की भावना जागृत हो, आत्मचिंतन की क्षमता विकसित हो, और जो बच्चे हैं वो आत्म मूल्यांकन कर सकें और जिम्मेदारी की भावना उनमें विकसित हो जाए। ठीक है, अब इस देखते हैं इसकी विशेषताएं। विशेषताएं क्या होती हैं, देखिए भाई इसकी विशेषताएं हैं विद्यार्थी केंद्रित। एक तो क्या होता है भाई, ये विद्यार्थी केंद्रित होता है ना। और दूसरा आपका आत्म मूल्यांकन पर आधारित। बिल्कुल सही बात है भाई, आत्म मूल्यांकन की क्षमता का विकास करना इसका उद्देश्य है, तो आत्म मूल्यांकन पर आधारित होगा। और आजीवन अधिगम में सहायक, कि ये आजीवन आपके अधिगम में सहायक रहेगा। क्या भाई, आकलन के रूप में, अधिगम के रूप में आकलन, असेसमेंट एज लर्निंग, ये आपका एज लर्निंग है। ठीक है भाई, एज लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग यानी अधिगम के रूप में आकलन। ठीक है, अब इसे समझते हैं उदाहरण से भाई।
उदाहरण क्या है इसका, देखिए, स्वयं की उत्तर पुस्तिका जांचना, कि भाई कोई विद्यार्थी है वो स्वयं की उत्तर पुस्तिका जांचता है, वो तो स्वयं मूल्यांकन हुआ ना। और सहपाठी की कार्य जांचना, सीखने की डायरी लिखना, कि भाई उसने क्या क्या सीखा, वो खुद से डायरी लिख रहा है, तो ये होता है अधिगम के रूप में आकलन। ठीक है भाई। देखिए अब एक और उदाहरण से समझिए इसको। देखिए, विद्यार्थी अपने निबंध को दिए गए मापदंडों के अनुसार स्वयं जांचता है और सुधार करता है। यह अधिगम के रूप में आकलन है, कि भाई जो विद्यार्थी है, बच्चा है, वो क्या करता है, वो निबंध दिया था भाई कि लिखने को, तो निबंध के जो मापदंड थे, उन मापदंड के अनुसार वह स्वयं को जांचता है कि भाई उसने क्या क्या गलतियां करी हैं, क्या क्या नहीं लिखा, क्या क्या उससे छूट गया है, या क्या क्या सही लिखा है। तो उन मापदंडों के आधार पर स्वयं को जांचता है और उसमें सुधार करता है। ठीक है दोस्तों, तो वो हुआ आपका अधिगम के रूप में आकलन। कैसा भाई, अधिगम के रूप में आकलन। अब आई होप आपको समझ आया होगा कि भाई अधिगम के रूप में आकलन क्या होता है। अब देखिए इन तीनों का एक संक्षिप्त तुलनात्मक सार देख लेते हैं कि तीनों में तुलनात्मक सार क्या है, अंतर क्या है थोड़ा थोड़ा। देखिए तीनों को एक जगह, भाई यहाँ पर आपके प्रकार, यहाँ पर है कब होता है, और यहाँ पर है आपके उद्देश्य, यानी इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है भाई। तो देखिए पहला आपका अधिगम के लिए आकलन है ना, असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये बताया था आपको। तो ये कब होता है भाई, ये शिक्षण प्रक्रिया के दौरान होता है, जब आप पढ़ा रहे होते हैं तो उस दौरान आप जो भी आकलन करते हैं वो आपके असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है। और उद्देश्य क्या होता है, उसमें सुधार करना। ठीक है भाई। अब दूसरा क्या है, अधिगम का आकलन। अधिगम का आकलन कब होता है, ये आपका शिक्षण प्रक्रिया के बाद होता है। आपकी शिक्षण प्रक्रिया पूरी होगी उसके बाद जो आकलन होता है वो होता है आपका अधिगम का आकलन। ठीक है दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या होता है कि डायरेक्ट परिणाम देना, कि बच्चा पास है या फेल है। ये आपका जो सेशन एंड हो जाते हैं, आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा होती है, वार्षिक परीक्षाएं होती हैं, उन वो जो आकलन होते हैं वो आपके अधिगम का आकलन के प्रकार होते हैं। ठीक है भाई। तीसरा है आपका अधिगम के रूप में आकलन, असेसमेंट एज लर्निंग। ये क्या है भाई, ये होता है आपका पूरे समय। कब होता है ये, पूरे समय होता है, ये आजीवन होता है। आजीवन अधिगम में सहायक होता है, अभी आपने ऊपर देखा है ना। तो ये आजीवन अधिगम में सहायक होता है, और इसमें उद्देश्य क्या है, आत्मविश्वास, यानी आत्मविश्वास की क्षमता विकसित करना बच्चों में, छात्रों में, क्योंकि वो स्वयं मूल्यांकन कर सकें। भाई स्वयं मूल्यांकन आपको जिंदगी भर करना है, उसकी जिंदगी भर जरूरत पड़ेगी, तो इसीलिए इसको आजीवन बोला गया है, कि आजीवन अधिगम में सहायता करता है आपका अधिगम के रूप में आकलन। ठीक है भाई। तो ये थे आपके तीनों, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन, या अधिगम के रूप में आकलन। ये बहुत बहुत बार पूछे जाते हैं, इनमें कंफ्यूजन होता है। तो आई होप आपको आज के बाद कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। हमने आपको पूर्ण व्याख्या के साथ और उदाहरण सहित आपको समझाया है कि भाई ये चीज होते क्या है, ये कब कब लागू होते हैं। ठीक है भाई। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए भाई, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके जरूर जाइएगा। जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज और क्लासेस आपको डेली मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।